सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि मैंने कहा, इस सर्टिफिकेशन का हर एक चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में चैप्टर 6 यानी ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर का वेटेज है 10, यानी इस चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले एजेंडा के बारे में बात करते हैं। एजेंडा में सबसे पहले रहेगा ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरह काम करती है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद किसी भी तरह की अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है तो स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक उसी तरह अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह होती है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, उसका एडजस्टमेंट कैसे होती है, जैसे कि बोनस इशू होती है, स्प्लिट होती है, राइट इशू होती है, तो ऐसे केसेस में एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कॉस्ट के बारे में, ट्रेडिंग कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है, इसमें कौन सी कॉस्ट कंसीडर की जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है, ये किस तरह काम करती है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा अगर फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है तो फ्यूचर ऑप्शन का डेटा ट्रैकिंग किस तरह होती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे एजेंडा को डिस्कस करते हैं। एजेंडा में जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। देखिए, ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करने से पहले आपको सबसे पहले मार्केट को समझना होगा। मार्केट बेसिकली दो टाइप के हैं, एक है ओपन आउटक्राई मार्केट और एक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। यानी एक मार्केट होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा और एक मार्केट है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको हम लोग ओपन आउटक्राई मार्केट बोलते हैं। देखिए, पुराने दिनों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे, हमारे पास टर्मिनल नहीं होता था, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता था इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो वैसे केसेस में एक पीट होता था, पीट यानी पीट हॉल, एक बड़ा सा हॉल होता था और वहाँ पर सारे लोग आते थे, जिसको खरीदना है शेयर्स, जिसको शेयर्स बेचना है, सभी लोग वहाँ पर आते थे। और उसका जो ऑथराइज पर्सन होता था, प्रोफेशनल्स होता था, तो उनको इशारा करके बताते थे या फिर हाथों द्वारा सिग्नल दिखाते थे या फिर साउट करके बताते या फिर कोडिंग लैंग्वेज के माध्यम से बताते कि आपको बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो ये पुराने दिनों का प्रोसेस है। आज के दिन में तो सारे चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, तो इसीलिए इस तरह अभी काम नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, यहाँ पे ब्रोकर आपको स्क्रीन बेस्ड डीलिंग टर्मिनल प्रोवाइड करती है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग पीट नहीं होती है, यानी कोई बड़ा हॉल में आपको नहीं जाना है, वहाँ पर आपको किसी प्रोफेशनल का इंतज़ार नहीं करना है। आपका सारे के सारे काम ऑनलाइन में हो जाती है। ब्रोकर जो आपको टर्मिनल प्रोवाइड करती है या फिर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, वो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। इंडिया में आप चाहे तो फ्यूचर में काम करें या फिर ऑप्शन में काम करें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक नेचर में ही होती है। आप बीड करो या फिर ऑफर दो, जैसे ही आपका ऑर्डर का एक्सेप्टेंस हो जाती है तुरंत आपको टर्मिनल में दिखने को मिलता है। तो इंडिया में आप किसी भी एक्सचेंज में अगर आप डेरिवेटिव का ट्रेड करना चाहते हैं, ये टोटली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगी, जहां पर आप इंडेक्स फ्यूचर का ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शन का ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर का ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन का भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, हम जब फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ट्रेड ऐसे अपने आप नहीं होती है, इसमें बहुत सारे एंटिटी काम करते हैं, अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कौन सी एंटिटी है, उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सारे चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग मेंबर के बारे में। देखिए, ट्रेडिंग मेंबर एक्सचेंज का यानी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ट्रेडिंग मेंबर अपना जो क्लाइंट्स होती है या फिर खुद के जो अकाउंट्स होती है उसके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी ट्रेड प्लेस करते हैं। अगर किसी कस्टमर को, क्लाइंट को अगर बाई करनी है या फिर सेल करनी है, वो सारे के सारे ऑर्डर्स ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू लगवाती है। इसीलिए ट्रेडिंग मेंबर को एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है और एक्सचेंज एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी प्रोवाइड करती है जो यूनिक है एक ट्रेडिंग मेंबर के लिए। अब एक ट्रेडिंग मेंबर के अंदर कितने सारे यूजर्स काम करेंगे वो भी एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड होती है और समय समय पर इसको चेंज भी किया जा सकता है। जितने भी यूजर्स ट्रेडिंग मेंबर के अंदर काम करेंगे,
तो ट्रेडिंग मेंबर का जो कॉमन आईडी है, यानी यूनिक ट्रेडिंग मेंबर आईडी है, वो कॉमन है, सबके लिए सेम है। सारे के सारे यूनिक यूजर्स उसको यूज करते हैं, लेकिन यूजर्स का अलग अलग यूनिक आईडी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेडिंग मेंबर का काम क्या है। देखिए, जितने भी यूजर्स ट्रेडिंग मेंबर के अंदर काम करते हैं, यानी उसको एक्सेस मिलते हैं, सभी यूजर्स के एडुकेट कंट्रोल मेंटेन करना ही ट्रेडिंग मेंबर का मेन काम है। अब बात करेंगे दूसरी एंटिटी के बारे में, ट्रेडिंग काम क्लियरिंग मेंबर यानी TCM। देखिए, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग मेंबर है, लेकिन ये साथों साथ क्लियर्स भी करवाती है। यानी जो भी ऑर्डर प्लेस होती है अपने क्लाइंट के बिहाफ में या फिर अपना जो प्रोप्राइटरी ट्रेड्स है, उसके साथ साथ दूसरे ट्रेडिंग मेंबर का या फिर कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स का अगर किसी भी तरह की ट्रेड्स है, उसको क्लियरेंस भी करवाती और उसके साथ साथ उसको सेटलमेंट भी करवाती है। तो बहुत बड़ा रोल है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर की। नेक्स्ट जो एंटिटी है वो है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर यानी PCM। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, PCM किसी भी तरह की स्टॉक एक्सचेंज का कोई ट्रेडिंग मेंबर नहीं है। एक PCM का जो काम है, उसका जो अपना एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर है या फिर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है, उसका ट्रेड्स को क्लियर करवाना। टिपिकली जो बैंक्स होती है या फिर कस्टोडियंस होती है, यही सब PCM बनते हैं। तो PCM बेसिकली अपना एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर्स का या फिर कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स का ट्रेड्स को क्लियर करती है और उसके साथ साथ सेटल भी करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटिटी है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। ये एक स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर है और नाम से पता चलता है कि ये भी क्लियरिंग्स करती है। तो खुद की जो प्रोप्राइटरी ट्रेड्स है और उसके साथ साथ जो कस्टमर जो ट्रेड करते हैं, उसका सारे के सारे ट्रेड्स को क्लियरेंस भी देती है और उसके साथ साथ सेटलमेंट भी करवाती है। लेकिन दूसरी कोई ट्रेडिंग मेंबर का किसी भी तरह की कोई ट्रेड को क्लियरेंस भी नहीं करती है और सेटलमेंट भी नहीं करती है। ये सिर्फ अपना प्रोप्राइटरी ट्रेड्स और अपना कस्टमर का ट्रेड को सेटल और क्लियरेंस करती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी जो है पार्टिसिपेंट्स, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग मेंबर का जो कस्टमर्स होती है वही होती है कि पार्टिसिपेंट्स को ट्रेडिंग मेंबर बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और वही ऑर्डर क्लियरिंग मेंबर के द्वारा सेटल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है ऑथराइज पर्सन, यानी इन शॉर्ट हम लोग AP कहते हैं। देखिए, सेबी का एक कॉन्सेप्ट था, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्रोकिंग कंपनी को एक दूसरा कॉन्सेप्ट का परमिशन दिया गया था, जिसको हम लोग सब ब्रोकर कहते हैं। यानी एक ब्रोकर अपना सब ब्रोकरशिप दे सकते हैं और उसके साथ साथ ऑथराइज पर्सन भी बना सकते हैं। तो सब ब्रोकर और ऑथराइज पर्सन का कॉन्सेप्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, पे आउट में भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन सेबी का एक मीटिंग हुआ था 2018 में 21 जून को। वहां पर बोला गया था कि जितने भी सब ब्रोकर्स है उसको इमीडिएट बेसिस में ऑथराइज पर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। इसी तरह जितने भी सब ब्रोकर्स थी, सारे के सारे सब ब्रोकर्स को माइग्रेट किया गया था ऑथराइज पर्सन में या फिर ट्रेडिंग मेंबर में। लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थी। जो सब ब्रोकर उस क्राइटेरिया को मैच कर पाए, उसको ऑथराइज पर्सन में कन्वर्ट किया गया अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैं आपको ऑर्डर टाइप और कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। तो ऑर्डर टाइप बताने से पहले सबसे पहले डेरिवेटिव सेगमेंट्स की मार्केट टाइमिंग को जान लेते हैं। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट भी इक्विटी मार्केट की जैसा ही है, टाइमिंग भी इसका सेम ही है। इक्विटी मार्केट जैसे मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहती है, उसी तरह डेरिवेटिव मार्केट भी मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है। सुबह 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 बजे तक खत्म होती है। तो इन बिटवीन 9:15 AM टू 3:30 PM आप डेरिवेटिव मार्केट में काम कर सकते हैं। तो मार्केट आवर में आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं और ऑर्डर डालने का भी बहुत सारे तरीका है। बेस्ड ऑन टाइम कंडीशंस ऑर्डर बेसिकली 2 टाइप के हैं। एक है आपका डे ऑर्डर। डे ऑर्डर का मतलब है आप अगर कोई ऑर्डर आप डालते हैं तो एक दिन के लिए, सिंगल डे के लिए वैलिड रहती है। मान लीजिए आपने अभी एक ऑर्डर डाले हैं, वो ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी पेंडिंग मोड में है, तो आपका ऑर्डर तुरंत कैंसिल नहीं होगा, पूरा दिन तक इंतजार करेगा। मार्केट बंद होने तक अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मार्केट बंद होने के बाद वो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाती है, तो आपको अलग से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। इन शॉर्ट हम इसको IOC कहते हैं। इसमें भी एक यूजर को अलाउ की जाती है, अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें आप ऑर्डर डाल सकते हैं
लेकिन इसमें कंडीशन इस तरह रहती है कि जैसे आप ऑर्डर डालते हैं, अगर ऑर्डर अनमैच रहती है यानी मैच नहीं करती तो इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। जैसे ही आप ऑर्डर डालते हैं तो सेम टू सेम ऑर्डर अगर मैच हो जाती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, और अगर ऑर्डर मैच नहीं होती है, अनमैच होती है, तो ऐसे केसेस में आपका ऑर्डर अपने आप तुरंत कैंसिल हो जाती है। तो पूरे दिन भर इंतजार नहीं करती, तुरंत सिस्टम उसको कैंसिल कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होती है, आप जितने शेयर्स का ऑर्डर डाले हैं, थोड़े शेयर्स एग्जीक्यूट हुई है और थोड़े शेयर्स कैंसिल हो गई है, ऐसा भी हो सकती है। यानी थोड़े शेयर्स अवेलेबिलिटी मिली, ऑर्डर मैच हुई, इसीलिए उसको एग्जीक्यूट की गई है, और जितने शेयर्स अवेलेबिलिटी नहीं मिली, अनमैच रही, तो सिस्टम ने उस ऑर्डर को अपने आप कैंसिल कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप है बेस्ड ऑन प्राइस, यानी प्राइस के आधार पे ऑर्डर कितने टाइप होती है। बेसिकली 3 टाइप के होती है। पहली ऑर्डर टाइप है लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय करने का या फिर सेल करने का, तो उस समय एक स्पेसिफाइड प्राइस मेंशन करते हैं जो आपको इसी रेट में खरीदनी है। तो सिस्टम उसके हिसाब से काम करती है और इस तरह का प्राइस को लिमिट प्राइस कहा जाता है। जैसे ही सिस्टम को उस तरह का प्राइस मिल जाती है तो उस प्राइस में आपका ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप बाई करते हैं तो सिस्टम ये चेक करती है आपका स्पेसिफाइड प्राइस कौन सी है, उस पर्टिकुलर प्राइस में या फिर उससे बेटर प्राइस में, यानी कम प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती है। या फिर आप अगर सेल करना चाहेंगे, जिस स्पेसिफाइड प्राइस में आप सेल करना चाहती है वो प्राइस या फिर उससे ज़्यादा रेट में यानी बेटर रेट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती है। दूसरी ऑर्डर टाइप है मार्केट ऑर्डर। नाम से ही पता चलता है कि मार्केट में जो रेट होती है उसी रेट में आपका बाय और सेल का एग्जीक्यूशन होती है। तो मार्केट में करंटली जो शेयर के प्राइस अवेलेबल है उसी शेयर प्राइस में आपका एग्जीक्यूशन होती है ऑर्डर। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्पेसिफाइड प्राइस नहीं रहती, यानी लिमिट प्राइस नहीं रहती है। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मार्केट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो बेस्ट प्राइस मिलती है उस प्राइस में वो सिस्टम अपने आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इन शॉर्ट हम इसको SL भी कहते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस ऐसी एक ऑर्डर है जहां पर आप बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉस से बचाने के लिए एक ट्रिगर प्राइस सेट करती है, और जहां पर वो ऑटोमेटेड सेल हो जाती है या फिर बाई हो जाती है। जब भी वो ट्रिगर प्राइस को रीच करती है या फिर क्रॉस करती है तो ऐसे समय में वो स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और एग्जीक्यूट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज में ऑर्डर मैचिंग कैसे होती है, उसका रूल क्या है, यानी जैसे ही आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एग्जीक्यूट कैसे हो जाती है या फिर एग्जीक्यूट कैसे नहीं होती है, और उसके साथ साथ मैं आपको प्राइस बैंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर मैचिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत में फ्यूचर ऑप्शन जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है, जहां पर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली मैच होना स्टार्ट हो जाता है प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पे। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर एक्सचेंज रिसीव करती है और फर्स्ट टाइम स्टैम्पेड की जाती है और इमीडिएट उसको पोटेंशियल मैच के लिए भेजा जाता है। मैचिंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट बाइंग ऑर्डर के साथ बेस्ट सेलिंग ऑर्डर को मैच की जाती है। अगर वो मैच हो जाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट की जाती है, अगर वो मैच नहीं होते तो ऐसे केसेस में ऑर्डर को एक डिफरेंट बुक्स में स्टोर की जाती है। अब जो वेरियस बुक्स में स्टोर की जाती है उसमें भी प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पे ही स्टोर की जाती है। उसका एक सीक्वेंस बनाई जाती है, वो बेस्ट प्राइस या फिर विद इन प्राइस बाय टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से। अब चलिए प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट में इंडिया में किसी भी तरह की प्राइस बैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव मार्केट में किसी भी तरह की इरोनियस ऑर्डर्स एंट्री ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ऑपरेटिंग रेंज बनाई जाती है। डेली बेसिस का एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज एक बनाई जाती है। जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बेस प्राइस का 10% होती है और इंडिविजुअल स्टॉक के फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बेस प्राइस का 10% होती है। लेकिन अगर कोई इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो वैसे केसेस में डेली बेसिस में जो डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज बनाई जाती है। अगर किसी भी तरह की कोई ऑर्डर इस प्राइस रेंज के बाहर चले जाते हैं तो ऐसे केसेस में एक्सचेंज उस स्टॉक प्राइस को या फिर इंडेक्स को प्राइस को फ्रीज कर देती है। इसको हम लोग प्राइस फ्रीजिंग कहते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी भी स्टॉक का ट्रेडिंग करवाने के लिए
उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करवाना है तो उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको 6 महीने तक लगातार चेक की जाती है और वो रेगुलर रोलिंग बेसिस में चेक की जाती है। इसमें सबसे पहला कंडीशन है, जिस स्टॉक को लिस्टिंग करना है उस स्टॉक का एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसके साथ साथ एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम लास्ट 6 महीना और रोलिंग बेसिस में कंटिन्यूअसली टॉप 500 स्टॉक के अंदर आना चाहिए। अगर टॉप 500 स्टॉक के अंदर है तो उसको लिस्टिंग की जा सकती है डेरिवेटिव मार्केट में। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टॉक मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज यानी MQSOS लास्ट 6 महीने का रोलिंग बेसिस में 25 लाख से कभी नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी MWPL स्टॉक का कभी भी 500 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, वो भी रोलिंग बेसिस में। और लास्ट एंड आखिरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस स्टॉक को लिस्टिंग की जा रही है डेरिवेटिव मार्केट में उसका तो कैश मार्केट भी होगा। कैश मार्केट में एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू कभी भी 10 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए लास्ट 6 महीने में, वो भी रोलिंग बेसिस में। इसी तरह रोलिंग बेसिस में उसको चेक की जाती है और उसको लगातार डेरिवेटिव मार्केट में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। लेकिन कोई भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यानी स्टॉक्स अगर इस तरह का कंडीशन को फेल करते हैं यानी इस तरह का एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो ऐसे केसेस में क्या होती है, तो लगातार 3 महीने उसको चेक किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई सुधार नहीं आती है, लगातार वो फेल कर रही है, तो ऐसे केसेस में एक्सचेंज उस तरह का स्टॉक को फ्रेश मंथ कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करती यानी डेरिवेटिव मार्केट से उसको आउट कर देती है। जिस तरह डेरिवेटिव मार्केट में स्टॉक को लिस्टिंग की जाती है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, उसी तरह एक इंडेक्स को भी डेरिवेटिव मार्केट में लिस्टिंग की जा सकती है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह काम करती है, चलिए आगे चल के मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए, एक्सचेंज में जो फ्लैगशिप इंडिसेस है उसको छोड़कर बाकी सारे जितने भी इंडेक्स है वो डेरिवेटिव मार्केट में लिस्टिंग करने के लिए उसका रूल सबके सब सेम ही है, उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी सेम है। तो चलिए वो क्राइटेरिया क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया, इंडेक्स के रिव्यू पीरियड के टाइम कम से कम 15% ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव रहेगा ऑल इंडेक्स डेरिवेटिव में, या फिर 20 ट्रेडिंग मेंबर्स, इन दोनों में से जो सबसे कम है उतना इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कम से कम ट्रेड होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रिव्यू पीरियड के टाइम जितने भी दिन ट्रेडिंग डेज होती है उसमें से कम 75% डेज ट्रेड होना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रिव्यू पीरियड के टाइम एवरेज डेली टर्नओवर कम से कम इंडियन मनी में 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। और चौथी एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू पीरियड के टाइम एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट इंडियन मनी में कम से कम 4 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया अगर कोई इंडेक्स फुलफिल करती है तो उसको डेरिवेटिव में लिस्टिंग की जा सकती है। लेकिन आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी इंडेक्स को अगर डेरिवेटिव लिस्ट से एक्सक्लूड की जाती है यानी निकाला जाता है कोई कारण के वजह से, तो ऐसे केसेस में कम से कम 6 महीने तक उसको री इंक्लूजन नहीं की जा सकती, यानी दोबारा उसको डेरिवेटिव में लिस्टिंग नहीं की जा सकती है 6 महीने तक। आशा करता हूं आपको इंडेक्स का डेरिवेटिव ट्रेडिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये समझ में आया। अब चलिए मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो उसका कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन चलते रहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन जो होती है उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे की जाती है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो है बोनस इशू, यानी फ्री में आपको शेयर्स मिलती है। देखिए, जब भी कोई बोनस इशू होती है आपके पास पहले से कोई ना कोई कंपनी का शेयर्स ऑलरेडी रहती है और वो कंपनी अगर बोनस शेयर्स दे रही है आपको फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में, उसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डीमैट अकाउंट में और कुछ शेयर्स आपको मिल जाती है। तो इसका इफेक्ट इस तरह होता है कि आपका जो शेयर का प्राइस है बोनस इशू होने से पहले जो थी, बोनस इशू होने के बाद उसका प्राइस घट जाती है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपका बढ़ जाता है, लेकिन टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ही शेयर है जिसकी प्राइस है 1000 रुपया करके,
यानी टोटल वैल्यू है एक शेयर का 1000 रुपया करके, यानी 1000 रुपया टोटल वैल्यू है। अब कंपनी ने डिसाइड करी जो 1:1 रेशियो में बोनस दी जाएगी, यानी आपके पास अगर एक शेयर है तो एक शेयर और फ्री में मिलेगा। तो बोनस मिलने के बाद आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो शेयर्स का जो न्यू प्राइस है 1000/2 यानी 500 पर शेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले एक शेयर थी, अभी आपके पास 2 शेयर आ गई। शेयर का प्राइस पहले 1000 थी, अभी एक शेयर का प्राइस 500 रुपया हो गई। तो इसी तरह अभी जो वैल्यू है 2 शेयर का 500 रुपया करके अगर वैल्यू होती है तो टोटल वैल्यू 1000 होती है। तो बोनस शेयर इशू होने से पहले और बोनस शेयर इशू होने के बाद दोनों के दोनों 1000 रुपया ही वैल्यू है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि बोनस शेयर इशू होने के वजह से शेयर की प्राइस घट जाती है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास बढ़ जाता है, लेकिन टोटल वैल्यू किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं होती। अब चलिए दूसरी कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरी कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक स्प्लिट, यानी कंपनी का एक स्टॉक को कई मल्टीपल शेयर्स में स्प्लिट करना, एक शेयर को छोटे छोटे कई शेयर्स में बांटना। ये बोनस इशू जैसा ही है, इसमें भी स्टॉक स्प्लिट होने के बाद प्राइस कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ही शेयर है जिसकी प्राइस है 1500 रुपया, यानी स्टॉक स्प्लिट होने से पहले आपका वैल्यू है टोटल है 1500 रुपये की। अब कंपनी ने अनाउंस करी कि 3:1 रेशियो में स्प्लिट की जाएगी, यानी आपके पास अगर एक शेयर है आपको 3 शेयर मिलेगी। तो सिंपल बात है, पहले एक शेयर थी, अभी आपको 3 शेयर मिल जाएगी, यानी नंबर ऑफ शेयर सबका बढ़ जाती है। लेकिन शेयर्स का जो न्यू प्राइस है, पहले 1500 रुपया थी, अभी 3 शेयर हो गए, तो एक एक शेयर का प्राइस हो जाएगी 1500/3 यानी 500 पर शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि पहले शेयर प्राइस 1500 रुपये थी, अभी आपका एक शेयर का प्राइस 500 रुपया हो गई, यानी प्राइस डिक्रीज कर गई। तो टोटल वैल्यू चेक करते हैं, 3 शेयर का एक एक शेयर का प्राइस है 500 रुपया, यानी टोटल वैल्यू है 1500 रुपया। यानी स्टॉक स्प्लिट होने से पहले 1500 रुपया वैल्यू थी, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी 1500 रुपया ही वैल्यू है, यानी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्राइस डिक्रीज होती है और नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होती है। अब मैं बात करूंगा स्टॉक कंसोलिडेशन को। ये रिवर्स स्प्लिट है। स्प्लिट में जैसे कि देखे हैं कि एक स्टॉक कई मल्टीपल स्टॉक में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर कई सारे स्टॉक एक स्टॉक में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल शेयर्स मर्ज होकर एक ही शेयर्स बनती है। तो यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट स्टॉक स्प्लिट की विपरीत है, यानी ऑपोजिट। स्टॉक स्प्लिट में प्राइस डिक्रीज हो जाती थी, तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाए, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है और एक एक शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़, यानी आपके पास जो शेयर्स है उसका टोटल वैल्यू है 500 रुपया। अब कंपनी ने अनाउंस करी कि 10:1 रेशो में कंसोलिडेशन की जाएगी, यानी आपके पास अगर 10 शेयर है तो उसको मार्च करके एक ही शेयर सबको मिलेगी, यानी 10 के शेयर्स के बदले में आपको एक शेयर दी जा रही है। तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर सबका घट रही है। तो अब नया शेयर का प्राइस क्या होगा? तो पहले एक एक शेयर का प्राइस 50 रुपया थी और 10 शेयर का वैल्यू, यानी टोटल प्राइस अभी बन जाएगी तो 50 × 10 यानी 500 रुपीज़। तो पहले एक शेयर का प्राइस 50 रुपया थी, अभी एक शेयर का प्राइस 500 रुपया, यानी शेयर की प्राइस बढ़ चुकी है। टोटल वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी आपके पास एक ही शेयर है और जिसकी प्राइस है 500 रुपया, यानी 1 × 500 टोटल वैल्यू हो जाती है 500। यानी स्टॉक कंसोलिडेशन से पहले भी 500 रुपये की थी और उसके बाद भी 500 रुपये की है, यानी टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर सबका डिक्रीज हो जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन यानी राइट इशू के बारे में, यानी डिस्काउंट ऑफर। देखिए राइट इशू का मतलब क्या है? आपको ये अधिकार दिया जाता है कि नया शेयर आप बाई कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट रेट में, यानी सस्ते रेट में आप नए शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि मार्केट प्राइस जो शेयर्स की होती है वो वेटेड एवरेज रेट में उसको एडजस्ट की जाती है। कैसे की जाती है, डिस्काउंट कैसे काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल पे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 शेयर है और एक एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, यानी टोटल वैल्यू है 200 रुपया की। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि 1:2 रेशियो में 80 रुपये के रेट में राइट इशू की जाएगी, यानी आपके पास अगर 2 शेयर है तो एक शेयर आप खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको एक शेयर में देना पड़ेगा 80 रुपया। जहाँ की एक शेयर का प्राइस चल रही 100 रुपया, आपको 20 रुपया कम में मिल रही, यानी 80 रुपया आपको पे करना है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास 2 ही शेयर है, तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 80 रुपये। तो आप सिंपली सोच कर देखिए आपका न्यू प्राइस क्या होना चाहिए। आपके पास पहले 200 रुपये की शेयर्स थी और अभी 80 रुपये की और एक शेयर आई, यानी टोटल आपका वैल्यू हो गया 200 प्लस 80 यानी 280। और पहले आपके पास 2 शेयर थी और एक राइट इशू आप खरीदे हैं, यानी टोटल आपके पास 3 शेयर्स हैं। तो 280/3 करने से ही आपको न्यू शेयर प्राइस का रेट मिल जाएगी, जो है कि 93.33। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कोई भी कंपनी राइट इशू कर रही है, डिस्काउंट रेट में आपको दे रही है और आप खरीद नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता, आपके पास 2 ही शेयर होती और नए शेयर का प्राइस है 93.33। तो सिंपली 2 इंटू 93.33 यानी आपका शेयर्स का वैल्यू होती 186.66, यानी 200 रुपया से घटकर आपका वैल्यू हो जाएगी 186.66। लेकिन आप अगर एक शेयर खरीदते हैं तो वैसे केसेस में आपका टोटल वैल्यू का कोई चेंजेस नहीं होती, क्योंकि आपके पास 3 शेयर होती और एक एक शेयर का वैल्यू 93.33 यानी टोटल वैल्यू हो जाती 280 रुपया। तो इसमें किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड के बारे में, यानी लार्ज पे आउट। कभी कभी क्या होती है, कंपनी एक बड़ा सा लार्ज डिविडेंड अमाउंट अपने रिजर्व से अपना शेयर होल्डर वालों को देती है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा अगर बड़ा अमाउंट की डिविडेंड अगर रिजर्व से दी जाती है, ऐसे केसेस में शेयर प्राइस भी कम हो जाती है। पर शेयर में जितनी अमाउंट की डिविडेंड दी जाएगी उतनी अमाउंट की शेयर प्राइस से रिड्यूस हो जाती है एक्स डेट में। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी एक शेयर का करंट प्राइस है 500 रुपये चल रही है। अब उस कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड दी है एक शेयर में 50 रुपया। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक्स डेट में न्यू शेयर प्राइस जो होगी ये 50 रुपया करंट प्राइस से कम हो जाएगी, यानी 500 माइनस 50, तो न्यू प्राइस होगी 450 पर शेयर। लेकिन आपका टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक ही शेयर है अभी न्यू प्राइस के हिसाब से, जिसकी प्राइस है 450 रुपया, लेकिन एक शेयर में आपको कैश भी मिला है 50 रुपया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है, तो टोटल कुल मिलाकर आपको 500 रुपये की वैल्यू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको मर्जर और डीमर्जर के बारे में बताऊंगा। ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है, तो इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शन में एडजस्टमेंट कैसे होती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मर्जर के बारे में। देखिए मर्जर यानी स्वैप, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो नए कंपनी का आपको शेयर्स मिलती है, वो भी फिक्स रेशियो में, यानी पहले से नए कंपनी का फिक्स रेशियो डिसाइड की जाती है और उसी रेशियो में आपको नए कंपनी का शेयर्स मिलती है। इसी तरह नई कंपनी का शेयर होल्डर आप बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ए कंपनी का 5 शेयर है जिसके हर एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया। अब ये कंपनी जब बी कंपनी के साथ मर्ज होती है, ए कंपनी का प्राइस क्या थी इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। नई कंपनी यानी बी कंपनी का आपको शेयर्स मिलेगी, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 2 शेयर मिलेगी 5 शेयर के बदले में, यानी ए कंपनी का अगर 5 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेगी। तो इसी तरह आपको बी कंपनी का 2 शेयर मिल जाती है और बी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉलिसी है। तो चलिए डीमर्जर के बारे में बात करते हैं। डीमर्जर यानी स्पिन ऑफ, यहाँ पर आपको नई कंपनी का यानी डीमर्जिंग जो कंपनी है उसका एडिशनल शेयर मिलती है। छोटा सा एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ए कंपनी का 10 शेयर है और कंपनी ने डिसाइड किया है कि डीमर्जिंग कंपनी ए कंपनी का जिसके पास 10 शेयर रहेगा उसको सी कंपनी का 1 शेयर मिलेगी, यानी न्यू डीमर्ज कंपनी का 1 शेयर मिलेगी, 10 के बदले में 1 शेयर, तो आपको 1 शेयर मिलती है। इसी तरह ए कंपनी का जो शेयर प्राइस है फॉल करती है और ये वैल्यू स्पिन ऑफ को रिफ्लेक्ट करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग कॉस्ट, इसके बारे में बात करेंगे और ये आपको समझना भी चाहिए। देखिए ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है। जब एक पार्टिसिपेंट्स यानी क्लाइंट इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड कॉस्टिंग होती है, चार्जेस लगती है। यूजर का चार्जेस यानी ब्रोकर का चार्जेस, स्टैट्यूटरी चार्जेस, इम्पैक्ट कॉस्ट,
ये सारे के सारे चार्जेस मिलाकर होती है ट्रेडिंग कॉस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑर्डर डाले हैं 8,75,000 रुपये की, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो इसके लिए आपको अलग अलग चार्जेस देना पड़ा। ब्रोकरेज 0.03% के हिसाब से 262.50 इतना ब्रोकरेज लगी। एसटीटी इस परसेंटेज के हिसाब से आपको इतना पैसा देना पड़ा। एक्सचेंज फीस ये परसेंट के हिसाब से इतना पैसा आपको चार्जेस देना पड़ा। जीएसटी 18% के हिसाब से आपको 50 रुपया 4 पैसा देना पड़ा। और सेबी का भी चार्जेस आपको देना पड़ा इतने पैसे। तो उसके हिसाब से अगर टोटल चार्जेस को ऐड करें 440.66 ये आपका टोटल चार्जेस है, जिसको हम लोग टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट कहते हैं। आशा करता हूँ ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करते हैं और काम भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो ये ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं ऑटोमेटेड बेस में। आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक ऑर्डर हो जाता है, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन प्री प्रोग्राम करके रखते हैं। यानी शेयर के प्राइस क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी और कितने अमाउंट का ऑर्डर लगेगी, ये सारे के सारे प्री डिज़ाइन रहती है, ऑटोमेटेड होती है। आपको कुछ करना नहीं है, ये सिस्टम अपने आप ऑर्डर प्लेस करती है। तो इसीलिए इस तरह का ट्रेडिंग एक सेट ऑफ डायरेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो प्रोग्रामर डेवलप करते हैं और कंप्यूटर के द्वारा इसको फेड की जाती है। इस मॉडल में चेंजिंग मार्केट कंडीशन को कंसीडर की जाती है, जैसे कि शेयर्स की प्राइस, ट्रेडेड वॉल्यूम, टाइम ऑफ द डे। इसके साथ साथ बाई सेल ऑर्डर जो भी है, डायनामिक प्लेसेस, इसको भी कंसीडर की जाती है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है ये ऑटोमेटेड होती है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है, कंप्यूटर ड्रिवन होती है। इसीलिए इस तरह के ट्रेड के साथ किसी भी तरह की ट्रेडर्स की इमोशन जुड़े नहीं रहते। ये टोटल इमोशन फ्री है। तो इस तरह का ट्रेडिंग में ट्रेडिंग डिसीजन को किसी भी तरह की इफेक्ट नहीं करती है। और एक एडवांटेजेस है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग है। इसको एग्जीक्यूशन करना आसान है और बहुत ही कम समय में ये एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ऑपरेटिंग है कोई बात ही नहीं है। ये ऑर्डर अपने आप प्लेस होती है और बहुत ही फास्ट होती है, हाई स्पीड में होती है। अब एजेंडा का आखिरी टॉपिक है कि फ्यूचर ऑप्शन का डेटा को ट्रैकिंग कैसे करें और रियल टाइम बेसिस में उसको ट्रैकिंग कैसे करें, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, यानी जिस ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म देते हैं। टर्मिनल देते हैं, वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, या फिर मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। चाहे किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करें, वहाँ पर आप फ्यूचर और ऑप्शन डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ को ट्रैक करना है, ट्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेड डेट को ट्रैक करना है, उसके साथ साथ सिंबल ट्रैक करना है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करना है, कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी डेट है उसको भी ट्रैक करना है, जिस स्ट्राइक प्राइस में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको भी ट्रैक करना है। आपको ऑप्शन टाइप चेक करना है, आपने कॉल लिया या पुट लिया है। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शन लेवल भी आपको ट्रैक करना है। ये अलावा आपको ओपनिंग प्राइस भी चेक करना है, स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस भी चेक करना है, स्टॉक की हाई प्राइस कितनी है, लो प्राइस कितनी है, और इसके साथ साथ मार्केट का ट्रेंड भी आपको पता करना है, क्या मार्केट अप ट्रेंड चल रही है या फिर डाउन ट्रेंड चल रही है। इसके साथ साथ स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी चेक करना है, क्योंकि इसी प्राइस के ऊपर बेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका पोजीशन प्रॉफिट में है या नुकसान में है। और इसके साथ साथ आपको टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और टोटल ट्रेडेड वैल्यू भी आपको ट्रैक करना है। इतने सारे डेटा अगर प्रॉपर्ली ट्रैक करेंगे तो अच्छी तरह आप फ्यूचर ऑप्शन में काम कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप चाहे तो मेरा वीडियो को लाइक्स भी कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी आप निवेश करें सोच कर समझ कर निवेश कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।